नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आरजीएस एकेडमी पर। चलिए एक बार फिर से शुरू कर देते हैं हम लोग। कोई देरी नहीं होगी, तुरंत स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। मैंने बायोलॉजी में पढ़ा दिया आप लोगों को जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन थे, बैक्टीरिया से होने वाले रोग, कारण, उपचार वगैरह, और कवक से होने वाले रोग, कारण, उपचार सब कुछ मैंने पढ़ा दिया है। पिछले वाले वीडियो में जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। फिलहाल आज का जो हमारा चैप्टर होगा वो है वायरस से होने वाले डिजीज, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से आईएमपी हैं और जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। लक्षण, कारण और निदान, और वायरस का नेम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं पहले वायरस की तरफ। फर्स्ट हमारा है रेबीज। ठीक है, पहला हमारा वायरस से होने वाली पहली डिजीज कौन सी है? रेबीज है। अब रेबीज से जो हमारा क्वेश्चन बन करके आता है, रेबीज को हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? हाइड्रोफोबिया। ठीक है, और इसका जो वायरस है, ये वायरस किस श्रेणी का है ये भी क्वेश्चन करता है। किरमिड श्रेणी का है, रैप्डो श्रेणी का है, रेट्रो श्रेणी का है। तो वायरस की अगर श्रेणी की बात करें तो श्रेणी में ये रैप्डो वायरस है, यानी रैप्डो श्रेणी का वायरस है। ठीक है, अब अगर इसकी बात करें कि संक्रमण होता कैसे है, तो संक्रमण जो जंगली जानवर होते हैं उनके काटने से होता है। मेनली कुत्ते, सियार और बिल्ली, गीदड़ वगैरह। ठीक है, तो अगर बात करें संक्रमण की, तो संक्रमण होता है पागल, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो बिल्ली हो, चाहे वो सियार हो, मतलब मिला जुला करके जो जंगली जानवर होते हैं, जो पालतू नहीं है, इनके अंदर ये वाला वायरस होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। और अगर इनके अंदर ये वायरस है तो ये पागल जरूर हो जाते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अगर ये काट लेते हैं तो हमारे लिए सिर्फ एक ही मतलब हमारा रास्ता बच जाता है कि हम इसका वैक्सीनेशन करवा लें। ठीक है, और अगर इसके लक्षण की बात करें हम लोग कि लक्षण इसका हमको मेनली क्या देखने को मिलता है, तो लक्षण में आएंगे हम लोग तो पानी से डर, इसीलिए इसको हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। दूसरा क्या है? तेज हवा, तेज ध्वनि से भी डर या संवेदना होती है, मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाता है। अगर कहीं पे तेज ध्वनि बज रही है, तेज ध्वनि है और तेज हवा चल रही है, तो वो भी रोगी से बर्दाश्त नहीं हो पाता है। ये है हमारा हाइड्रोफोबिया, या जिसको रेबीज कहते हैं। और रेबीज से सबसे अगला फैक्ट हमारा बन करके चला आता है कि रेबीज के टीके की खोज किसने करी थी? तो ये वाला फैक्ट बहुत ही आईएमपी है। रेबीज के टीके की खोज लुई पाश्चर ने करी थी। लुई पाश्चर। ठीक है, इन्होंने ही रेबीज के टीके की खोज करी थी और इनका इस एरिया में बहुत बड़ा योगदान है। अब टीके बहुत सारे आ गए हैं मार्केट में, कई नाम से, रेबीपुर नाम से, ऐसे करके बहुत से टीके हैं। तो टीका लगवा लेना चाहिए हमको। अगर ये कोई कुत्ता अगर पागल भी नहीं है तब भी हमको प्रिवेंशन के लिए टीके लगवा लेने चाहिए। ठीक है, और प्रभावित अंग की अगर बात करें कि हमारे शरीर का कौन सा अंग है जिसपे सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है, तो नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र। तो रेबीज से इतनी चीजें आप याद करके रखिए, एग्जाम में यही पूछता है कि वायरस से होता है, कौन सा वायरस है, इसके लक्षण क्या है और किससे होता है और इसका उपचार क्या है, ये सारी चीजें, या इसके वैक्सीनेशन की खोज किसने करी थी। ठीक है, आते हैं हम लोग दूसरी बीमारी की तरफ जो वायरस से होता है। इसमें हमारा आ जाएगा डेंगू। बहुत ही आईएमपी है। अब डेंगू जो होता है, सबसे पहली चीज की वायरस से होता है, और इसके लक्षण क्या हमको निकल करके सामने आते हैं, देखने को इसके लक्षण क्या मिलते हैं हमको। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि डेंगू होता किससे है। तो डेंगू क्या होता किससे है? मच्छर के काटने से, मच्छरों के काटने से। और ये मच्छर जो होता है, इस मच्छर का नाम क्या है, किस प्रजाति का मच्छर है? क्यूलेक्स का है, या इजिप्टी परिवार का है, या एनिफिलिस परिवार का है? तो ये जो मच्छर की जो प्रजाति है, इसका नाम है इजिप्टी।
इस मच्छर के, इस प्रजाति के मच्छर के काटने से ये वाली बीमारी होती है। कौन सी? डेंगू। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? ये अगर संक्रमित अंग की बात करें हम, संक्रमित अंग, तो संपूर्ण शरीर, इसके चार मतलब कदम का मतलब चार भागों में इसको बांटा गया है। तो एक कॉमन डेंगू होता है, सीवियर भी होता है, हिमोरेज डेंगू होता है, शॉक सिंड्रोम होता है। तो ये सारे डेंगू के हैं। तो जैसे जैसे डेंगू की बीमारी बढ़ती जाती है वैसे वैसे इसका खतरा बहुत ज्यादा बढ़ता जाता है। तो ये वाली चीज है। और ये जो एजीटीबी मच्छर होता है ये कब काटता है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा कि भैया ये दिन में काटता है, दिन में काटता है। और इस मच्छर की एक और विशेषता है कि ये मच्छर ज्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं पाते हैं। जो ईजिप्ट इजिप्टी परिवार के मच्छर हैं ज्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं पाते हैं, ज्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं पाते। ठीक है, डेंगू की कोई भी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, बस मतलब प्रिवेंशन ही हमारे लिए सबसे बेहतर होता है। मच्छरदानी का प्रयोग करेंगे और मच्छरों को भगाने वाली दवाओं का यूज करेंगे, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। बाकी इसमें इसका जो अगला फैक्ट जो आईएमपी एग्जाम के दृष्टिकोण से इसका नाम अन्य किस नाम से जाना जाता है? अन्य नाम में अगर हम देखें तो इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है, क्योंकि जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द होता है। हड्डी तोड़ बुखार डेंगू को कहा जाता है। ठीक है, तो डेंगू से फिलहाल ये वाली चीज कि भैया ये किससे होता है? वायरस से होता है। मच्छर, कौन सा मच्छर? इजिप्टी। संक्रमित अंग में संपूर्ण शरीर हो जाता है, संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। मच्छर इसके दिन में काटते हैं, ज्यादा ऊंचाई तक ये मच्छर उड़ नहीं सकते हैं। इसका अन्य नाम हड्डी तोड़ बुखार होता है। और इसमें क्या किसकी कमी हो जाती है? ब्लड के किस चीज की कमी होती है? तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, प्लेटलेट्स की कमी। इसीलिए मरीज को प्लेटलेट्स की जब कमी हो जाती है तो मरीज को प्लेटलेट्स चढ़ाना पड़ता है, बाहर से चढ़ाना पड़ता है इस बीमारी में। ठीक है, तो ये वाले फैक्ट आईएमपी हैं। और अगर यहाँ पे अगर हम बात करें कि भैया इसका, चूंकि वायरल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी, तो इसमें मेनली जो है शरीर को डिहाइड्रेटेड नहीं होने देना चाहिए। लगातार पानी और एनर्जाल वगैरह, इलेक्ट्रॉल वगैरह का सेवन करते रहना चाहिए, खाना पीना खाते रहना चाहिए। धीरे धीरे जैसे जैसे वायरस का इन्फेक्शन कम होता जाएगा बीमारी सही हो जाएगी। तो सावधानी रखनी जरूरी है इसमें, इस वाली बीमारी में। इसका कोई वैक्सीन उपलब्ध फिलहाल नहीं है। ठीक, तो ये वाली चीजें हैं, इससे इतनी चीजें आपको याद करके रखना है। बाकी अगर बात करें तो इसमें सबसे मेन जो भूमिका, जैसे मेथी हो गया, शुगर रोगियों के लिए बहुत ही मतलब लाभदायक माना जाता है। जिस प्रकार से सूरजमुखी का तेल हृदय रोगियों के लिए लाभदायक होता है, उसी प्रकार से पपीता, सभी लोगों को पता है कि पपीता जो होता है, ये पपीता सर्वोत्तम है इसके इलाज में। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो डेंगू से बस इतना ही आपको याद करके रखना है, बस आपका चैप्टर क्लोज हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि इतनी ही चीजें यहाँ से आनी है डेंगू वाले चैप्टर से। ठीक है, इसको मैं मिटाता हूँ। मिटाने के बाद अगली बीमारियों पर चलते हैं जो कि वायरल इन्फेक्शन से होती है। चलिए अगली बीमारी को देखते हैं। दो बीमारियां हैं, यहां से लोग कंफ्यूजन पड़ते हैं, जिसको छोटी माता और बड़ी माता कहा जाता है, या स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स कहा जाता है। और इसके वायरस का नाम क्या? दोनों वायरस से संक्रमित होते हैं, मतलब दोनों वायरस से होने वाली बीमारियां हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं चेचक। चेचक में सबसे पहले चलेंगे हम लोग छोटी माता, छोटी माता, जिसे क्या कहा जाता है? चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स। ये देखिए यहां से क्वेश्चन बहुत ही आईएमपी है। जो छोटी माता होती है इसको क्या कहा जाता है? चिकन पॉक्स कहा जाता है। और ये किस वायरस से होता है? ये बहुत आईएमपी है। वायरस का नाम क्या है? अगर वायरस के नाम की अगर हम बात करें तो इसके वायरस का नाम है वैरिशेला।
वेरिशेला। ठीक है, ये वेरिशेला वायरस से होता है। अगर इसके लक्षणों की बात करें तो लक्षणों में मेनली बुखार हो जाता है। शरीर मेन लक्षण जो आता है वो शरीर पे जो फफोले पड़ते हैं, दाने पड़ते हैं शरीर पर। लक्षण की अगर बात करें तो शरीर पर जलयुक्त फफोले ये पड़ जाते हैं। ठीक है, और इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, बस साफ सफाई पर ज्यादा विशेष ध्यान रखना चाहिए। रोगी को अलग कमरे में रखना चाहिए क्योंकि संक्रामक बीमारी है, और रोगी को पूरा आराम करना चाहिए। 2 से 3 दिनों बाद, 3 दिन के बाद ये धीरे धीरे वायरस का प्रभाव खत्म होता है और ये बीमारी समाप्त हो जाती है। बाकी इससे बचाव के लिए इसका टीका लगवा लेना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला फैक्ट आपको बहुत ही आईएमपी है वेरिशेला वायरस से। अब आते हैं हम लोग छोटी माता के बाद बड़ी माता की बात करें, या इसी को हम क्या कहते हैं, चेचक कहते हैं, चेचक। ठीक है, और इसको बड़ी माता को, यहां नाम से थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। देखिए यहाँ पे छोटी माता को चिकन पॉक्स कहा गया है और बड़ी माता को हम क्या कहते हैं, स्मॉल पॉक्स। तो यहाँ पे नाम से थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है क्योंकि यहाँ पे ये बड़ी माता है लेकिन इसका नाम क्या है, स्मॉल पॉक्स है। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है हमको। अगर इसके वायरस की बात करें, वायरस क्या है, वायरस का नाम है वेरिओला। ये वेरिओला इस वायरस से होता है। ये वेरिशेला से हो रहा है, ये वेरिओला से हो रहा है। स्मॉल पॉक्स वेरिओला से हो रहा है। लक्षण इसमें क्या होता है कि इसमें इसके जो शरीर पर जलयुक्त फफोले पड़ते हैं ये थोड़ा छोटे होते हैं। ठीक है, और इस पे क्या होता है, लक्षण की बात करें तो ये जो फफोले पड़ते हैं, ठीक, ये बड़े होते हैं और इसमें भी जल भरा हुआ होता है। जब ये फूटते हैं तो हम लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि कई लोगों को जिनको चेचक हुआ था उनके शरीर पर निशान छोड़ जाते हैं। तो ये जो बड़ी माता होती है, अरे सॉरी, ये जो बड़ी माता जो स्मॉल पॉक्स है, इसमें क्या होता है कि जब ये फफोले फूटते हैं तो बाद में चल करके उसके शरीर पर उसके निशान बना देते हैं। तो ये सारी चीजें, ये स्मॉल पॉक्स याद करके रखना है, चिकन पॉक्स याद करके रखना है, इससे वायरस का नाम याद करके रखना है और इसके वायरस का नाम याद करके रखना है। बाकी किससे हो रहा है, वायरस से हो रहा है। बस इतनी चीजें आप मतलब दिमाग में रखेंगे, क्वेश्चन यही से आना है। ठीक है, अगली बीमारी की बात करें, 2-3 बीमारियां हो गई। अब अगर बात करते हैं मीजल्स की, मीजल्स जिसको क्या कहा जाता है, खसरा। ठीक है, अब अगर इसमें ये मेनली प्रभावित कौन होता है, तो इससे मेनली प्रभावित बच्चे होते हैं। होने को किसी को भी हो सकता है लेकिन अधिकतर बच्चों में पाया जाता है। तो अगर हमारे ऑप्शन में बच्चा है तो हम बच्चे को प्रीफर करेंगे ऑप्शन में, मीजल्स खसरा। ठीक है, और इसके वायरस की अगर श्रेणी की बात करें या वायरस का नामकरण जो किया गया, इसके वायरस का श्रेणी या नामकरण है मोरबिलो वायरस। ठीक है, प्रभावित अंग में क्या होता है, संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। संपूर्ण शरीर में मेनली किस पे, ये त्वचा से संबंधित बीमारी है। किससे संबंधित बीमारी है, त्वचा से संबंधित बीमारी है। उसी प्रकार से मीजल्स से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, टीके की अगर बात करें तो टीके यम आर के, ये टीका 3 रोगों से बचाव करता है। यानी ये यम यानी मीजल्स से बचाव करता है, ये यम यानी मम्प्स से बचाव करता है जिसे गलसुआ कहते हैं, आर यानी रूबेला से बचाव करता है। तो यहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है कि यमआर का टीका निम्न में से किन रोगों से बचाव करता है या किन रोगों से बचाव नहीं करता है। तो तीनों हमको याद करके रखना होगा। ठीक है, चलिए इसको फिर मिटाते हैं, अगली बीमारियों पर चर्चा कर लिया जाए। हमने मीजल्स को देख लिया, तो अगर हमने खसरा को देख लिया तो इसी जगह पे मम्प्स को देख लेते हैं जिसको गलसुआ कहा जाता है, इसको भी देख लेते हैं। तो अगली हमारी बीमारी है मम्प्स। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं हिंदी में, गलसुआ। ठीक है, ये मम्प्स वायरस से ही होती है। और इसमें अगर बात करें प्रभावित अंग की, प्रभावित अंग
प्रभावित अंग में हमारा आ जाएगा ये जो हमारे गाल हैं, दोनों गाल हैं, तो गाल के नीचे की लार ग्रंथियों के बगल में एक पैराटाइट ग्रंथि होती है, उसी में सूजन आ जाती है, इसके कारण गाल सूज जाते हैं। ये होता है, अधिकतर बच्चों में पाया जाता है। प्रभावित अंग की अगर बात करें तो गले की पैराटाइट ग्रंथि में सूजन, जिससे इसकी ग्रंथि में सूजन होती है, जिसके कारण क्या होता है कि गले का एक भाग सूज जाता है। ठीक है, इसमें भी जो कुछ लक्षण है, नॉर्मली जो लक्षण आते हैं एग्जाम पूछता नहीं, हल्का बुखार हो जाता है, और यहाँ पे जो गाल है और ये पैराटाइट ग्रंथि है, यहाँ पे दर्द होता है, और 2 से 3 दिनों में ये भी बीमारी थोड़ा, इसका भी कोई इलाज नहीं है, क्योंकि वायरस है, एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती है, तो कुछ बुखार कम करने की दवा दी जाती है, बाकी 2-3 दिनों तक बच्चों को आराम करने को कहा जाता है, 2-3 दिन बाद एकदम आराम से ठीक हो जाते हैं बच्चे। लेकिन इससे बचाव के लिए हमको टीका लगवा लेना चाहिए। टीका कौन सा है? वही मैंने पीछे बता दिया है, MMR का, यानी कि मीजल्स, मम्प्स और रूबेला, तीनों से जो बचाव करता है। ठीक है, अब मम्प्स के बाद हम लोग चलते हैं रूबेला की तरफ। ये रूबेला भी किससे होता है? वायरस से होता है। ठीक है, और प्रभावित अंग की अगर बात करें तो प्रभावित अंग की अगर बात करें तो त्वचा। ठीक है, और इससे बचाव के लिए टीके की अगर बात करें तो फिर वही बात, MMR का टीका बच्चों में लगवा देना चाहिए, जो 3 बीमारियों से हमारा बचाव करता है। तो तीनों किससे होते हैं? वायरस से होते हैं। ये चीजें IMP एग्जाम के लिए। चलिए इसको मिटाते हैं, फिर कुछ और बीमारियों पर जिक्र करते हैं। एक बीमारी है ट्रेकोमा, या इसको कहा जाता है रोहा। ये भी वायरस से होती है। प्रभावित अंग की अगर बात करें तो आंखें इससे प्रभावित होती हैं। क्या होता है? आंखों में क्या होता है? आंखों में सूजन हो जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं, दर्द होता है आंखों में, आंखों से पानी गिरता है। ये इसके मेन लक्षण है। ठीक है, तो ट्रेकोमा वायरस संबंधी बीमारी है और इससे प्रभावित अंग क्या है? आंखें हैं। यही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। आंखों में जो लक्षण देखने को मिलते हैं, यही मेन लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं सार्स। इसने भी विश्व में तहलका मचाया हुआ था, क्योंकि ये बड़ी गंभीर बीमारी थी और इसे बहुत से लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। तो सार्स क्या है? वायरस से होता है। ये कोरोना समूह का है, जो कोविड आया हुआ था इस समय, तो कोरोना समूह का ही वायरस है। अगर इस वायरस की सार्स की अगर हम बात करें तो इसका पूरा नाम क्या है? ये भी एग्जाम में पूछा गया है। इसका पूरा नाम है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये सार्स का पूरा नाम है। तो पूरा नाम एग्जाम में पूछा गया है। ये वायरस है। और अगर बात करें कि प्रभावित अंग की अगर हम बात करें तो प्रभावित अंग में हमारा आ जाएगा श्वास नली। ठीक है, इसके भी लक्षण सर्दी जुकाम की तरह ही होते हैं। सर्दी जुकाम होता है, सीने में इन्फेक्शन होता है, और बाद में इसके जो ये श्वास नली, इसको हम कर सकते, श्वास नली सॉरी यार, इसको फेफड़े को संक्रमित करता है, जिसके कारण सांस लेने में दिक्कत होती है। और ऐसा देखा गया है कि इस बीमारी में, सार्स की बीमारी में, मतलब डेथ की संभावना सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि ये बहुत तेजी के साथ फैलता है और बहुत तेजी के साथ ये अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। हालांकि बीमारी अब एक तरह से गायब है, होती नहीं है किसी को। इसी प्रकार से एक बीमारी है हमारी बर्ड फ्लू। नाम आप सभी ने सुना होगा। बर्ड फ्लू भी क्या होता है? वायरस से होता है। ये वायरस से होने वाली बीमारी है। इस वायरस का नामकरण किया गया है। नाम में अगर देखा जाए तो इस वायरस का नाम है H1 नहीं,
सॉरी, इस बर्ड फ्लू नहीं, इसके वायरस का नाम नहीं। फैलता किससे है? फैलने की अगर बात करें तो मेनली ये फैलता है जंगली जलीय पक्षियों, जंगली जलीय पक्षियों। ये संक्रमित मेनली जो है जंगली जलीय पक्षियों को करता है। बाकी अगर इसके बाद अगर देखा जाए तो ये घरेलू पक्षियों को संक्रमित करता है, घरेलू पक्षियों को भी संक्रमित करता है। और घरेलू पक्षियों में यहाँ पे अगर इंडिया की बात करें और हर जगहों की बात करें तो ये मुर्गियों में इसका संक्रमण खूब देखा गया है। इसलिए मुर्गियों, इनसे जो है संक्रमण मनुष्य में होता है। और इसके भी लक्षण वही है कि जो सर्दी जुकाम के लक्षण होते हैं वही लक्षण आते हैं। और प्रभावित अंग जो होता है, श्वसन तंत्र होता है, फेफड़ा होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। और इसमें भी कहने का मतलब क्या है कि थोड़ा खतरनाक बीमारी है। हालांकि इसका वैक्सीनेशन अब उपलब्ध है, अब देखा नहीं जाता है, लेकिन मिला जुला करके कहा जाए कि जैसे स्वाइन फ्लू हो गया, सार्स हो गया, उसी प्रकार से बर्ड फ्लू भी अपने आप में काफी जानलेवा साबित हुई थी। इसी प्रकार से एक बीमारी हमारी है स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू, तो स्वाइन फ्लू क्या है? वायरस से होने वाली बीमारी है। और स्वाइन फ्लू वाले वायरस का नाम क्या है? इसके वायरस का नाम पुराने क्वेश्चन पेपर उठा करके देख लीजिए, पूछा है H1N1, इसके वायरस का नाम है। ठीक है। लक्षण की अगर बात करें तो लक्षण वही आते हैं जो कि सर्दी जुकाम वाले लक्षण ही होते हैं। बुखार होता है, इसके बाद बदन में दर्द होता है, झुरझुरी होती है, और थोड़ा सा अगर ज़्यादा मतलब प्रभावित किया तो बाद में देखते हैं कि फेफड़े को संक्रमित करता है और सांस लेने में कठिनाई होती है। ठीक है। तो संक्रमण मेनली ये आक्रमण कोरोना की तरह कहाँ पे करता है? फेफड़े पर। और फेफड़े पर जब संक्रमण होगा तो सीधी सी बात है कि सांस लेने में दिक्कत होगी। ठीक है। स्वाइन फ्लू से बचने के लिए जो दवा चल रही थी, उसका मेन दवा जो फेमस हुई उसका नाम था टामी फ्लू। इसलिए ये वाली दवा याद करके रखेंगे क्योंकि इसको एग्जाम में पूछा गया है। बाकी सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हैं कि सब वायरस से होने वाली बीमारियां हैं। चलिए आगे चलते हैं, कुछ वायरस से होने वाले रोगों को देखते हैं। एक बीमारी है मेनिंजाइटिस। ये देखिए आईएमपी है, एग्जाम में खूब पूछा है मेनिंजाइटिस। ये पहली बात तो ये कि होता किससे है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा कि ये वायरस से होता है, क्योंकि वायरस वाला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर प्रभावित अंग की अगर हम बात करें तो प्रभावित अंग की अगर बात किया जाए तो प्रभावित अंग इसका है मस्तिष्क। ठीक है। और लक्षण इसका पूछा है कि क्या लक्षण इसमें निकल करके सामने आते हैं, तो मस्तिष्क की जो आवरण झिल्लियां होती है उसमें सूजन हो जाती है। ये क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न से किस बीमारी में मस्तिष्क की आवरण झिल्लियों में सूजन हो जाती है, तो मेनिंजाइटिस में होता है। मस्तिष्क की आवरण झिल्लियों में ढकने वाली जो झिल्लियां होती हैं, आवरण झिल्लियों में सूजन। ठीक है। एक बीमारी और है जिसका नाम है हर्पीज। हर्पीज भी क्या है? ये हर्पीज क्या है? ये भी वायरस, हर्पीज वायरस, इसका नाम ही हर्पीज वायरस है। हर्पीज वायरस से ही होती है। और प्रभावित अंग की अगर बात करें तो त्वचा, क्या हो जाता है? त्वचा में सूजन हो जाती है, त्वचा में सूजन। ठीक है। एक साधारण सर्दी जुकाम होता है जिसको हम लोग, जो साधारण सर्दी जुकाम हम लोगों को होता है उसको बोलते क्या है? जुकाम को क्या बोलते? जुकाम किससे होता है? तो ये वायरस से होता है, ये भी वायरस से होता है। और इसके वायरस का नाम क्या है? मिक्सो वायरस। ठीक है। और इसमें सर्दी जुकाम के लक्षणों को बताना नहीं है, सर्दी जुकाम सबको हुआ है, सबको लक्षण पता है, और यहाँ से क्वेश्चन मेनली आते नहीं है। बस इतना पता होना चाहिए कि ये हमारा होता किससे है, तो सीधी सीधी बात है कि ये हमारा होता है वायरस से।
ठीक है, अब आगे आगे चलते हैं वायरस वाली बीमारी पे। देखिए बहुत ही कॉमन डिजीज है पोलियो, ठीक है। अब पोलियो वायरस से होने वाली बीमारी है और यहाँ इसकी अगर बात करी जाए तो पोलियो एक संक्रामक बीमारी है। लेकिन संक्रामक ये तब होती है जब अधिक दिनों तक अगर रोगी के साथ मतलब रोगी के सानिध्य में रहा जाए तो ये संक्रामक बन जाती है। बाकी अगर बात करें इसके वायरस की अगर बात करें तो ये वायरस फैलता कैसे है, तो इसके वायरस क्या होते हैं, हवा के माध्यम से, हवा जल या मतलब हवा जल मतलब भोजन किसी के भी माध्यम से ये सबसे पहले कहां पे पहुंचते हैं, शरीर की आंतों में। सबसे पहले आंतों में जाते हैं और आंतों में जाने के बाद फिर ये कहां चले जाते हैं, मस्तिष्क में, ठीक है। बस यहीं से खतरा उत्पन्न शुरू हो जाता है। प्रभावित अंग की बात करें तो मेनली तंत्रिका तंत्र और नाड़ी संस्थान को प्रभावित करते हैं। किसको प्रभावित अंग की अगर बात करें, प्रभावित अंग की अगर बात करें तो नाड़ी संस्थान यानी नाड़ी तंत्र प्लस तंत्रिका तंत्र, ठीक है। नाड़ी तंत्र और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, ठीक। अब अगर लक्षण की अगर बात करें तो हम लोग देखते हैं कि मतलब मेनली ये किसमें पाया जाता है, तो मेनली ये पाया किसमें जाता है, ये संक्रमित किसको करता है, तो बच्चों को। और बच्चों में भी 1 वर्ष से 5 वर्ष तक के, 1 वर्ष से 5 वर्ष तक के बच्चों को ये संक्रमित करता है। इसीलिए 1 वर्ष से 5 वर्ष के बच्चों को क्या किया जाता है, पोलियो से खुराक पिलाई जाती है, वैक्सीनेशन भी होता है। तो दोनों के बारे में देख लेते हैं। पोलियो की वायरस की खोज अगर बात करें, इसके वायरस की खोज किसने करी, तो हमारा ऑप्शन जाएगा पापर ने इसके वायरस की खोज करी। और इसके टीके की खोज 2 लोगों ने मिलकर के करी है, एक ओरल है और एक वैक्सीनेटेड है। तो जोनास साल्क ने इसके वैक्सीनेशन की खोज की थी, यानी टीके की खोज की थी। और एक है अल्बर्ट सेबिन या साबिर, इन्होंने मुखीय टीका यानी ओरल जो पिलाया जाता है, ओरल टीके की खोज की, जो आज बच्चों को 1 से 5 साल तक के बच्चों को पिलाया जाता है, वो अल्बर्ट साबिन द्वारा विकसित टीका ही है। अगर पूछेगा वैक्सीनेशन की खोज की तो हमारा ऑप्शन जाएगा जोनास साल्क की, और अगर मुखी टीके की बात करेगा तो हमारा ऑप्शन जाएगा अल्बर्ट साबिन ने। और अगर इसके वायरस की बात करेगा किसने खोज की, तो हमारा ऑप्शन जाएगा पापर ने खोज करी थी, ठीक है। बच्चे चल नहीं पाते हैं, बच्चों को लकवा एक तरह से मार जाता है, सभी ने देखा होगा, बच्चे अपंग हो जाते हैं, ठीक है। काफी खतरनाक बीमारी है, ठीक। आगे चलते हैं हम लोग, मस्तिष्क ज्वर, जिसे जापानी इंसेफलाइटिस कहा जाता है, ठीक है। ये माना जाता है कि जापान से बीमारी यहां पे आई थी। और ये किससे फैलता है, मच्छरों के काटने से। और इसमें भी हमको याद करके रखना है कि ये मच्छर कौन से होते हैं, किस प्रजाति के होते हैं, तो क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर होते हैं, क्यूलेक्स प्रजाति। और ये क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर हैं, ये मादा, सभी मादाएं होती हैं जिनके काटने से ये बीमारी होती है। मादाएं बड़ी खतरनाक होती हैं। वहां पर भी जो डेंगू हो रहा था वो भी मादा एडिस इजिप्टी के काटने से होगा, और यहाँ पे क्यूलेक्स जो मादा होगी उसके काटने से मस्तिष्क ज्वर होता है। अगर प्रभावित अंग की बात करें, प्रभावित अंग तो सीधे सीधे मस्तिष्क पर इसका आक्रमण होता है, ठीक है। और जापानी इंसेफ्लाइटिस के जो मच्छर होते हैं, ये मेनली ये भी क्वेश्चन किया गया है कि ये कहाँ पे इनका प्रजनन होता है, कहाँ पे ही रहते हैं, तो ये मेनली जो है धान के खेतों में
धान के खेतों में ये अक्सर रहते हैं क्योंकि यहीं पर इनका प्रजनन होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं जापानी इंसेफ्लाइटिस से। अब यूपी में आ जाते हैं कि यूपी का एक जिला है जिसको गोरखपुर कहा जाता है। गोरखपुर को इंसेफ्लाइटिस की राजधानी कहा जाता है। किसको? गोरखपुर को। गोरखपुर को इंसेफ्लाइटिस की राजधानी बोला जाता है क्योंकि गोरखपुर में ये इसके सबसे ज्यादा केसेस आते हैं। ठीक है, अभी बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज में कुछ साल पहले घटना घटित हुई थी। इंसेफ्लाइटिस से पीड़ित जो बच्चे थे वहां पे ऑक्सीजन की आपूर्ति ठीक से न होने के कारण बहुत से बच्चों की मृत्यु हो गई थी। तो ये सारे फैक्ट हमारे जापानी इंसेफ्लाइटिस है। इसे बचाव के लिए इसका टीका उपलब्ध है, तो बच्चों में इसका टीका लगवा देना चाहिए जापानी इंसेफ्लाइटिस से। तो ये काफी भयंकर बीमारी है और इसमें भी अगर सही समय पर इलाज न किया जाए तो मृत्यु की संभावना काफी ज्यादा होती है। तो ये कुछ आईएमपी चीजें थी जो वायरस से होने वाली बीमारियों में। ठीक है, अब एक बीमारी पर और हम चर्चा कर लेते हैं जिसको बोला जाता है एचआईवी। ये वाला चैप्टर समाप्त हो जाएगा, फिर वायरस से होने वाले जितने भी आईएमपी बीमारियां हैं सारी आपकी क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन यहीं से बनना है और बनता भी रहा है। अब चलेंगे हम लोग लास्ट बीमारी पे जिसका नाम है एचआईवी। ठीक है, तो सबसे पहले इसका पूरा नाम हमको जानना है कि इसका पूरा नाम क्या है। एचआईवी का पूरा नाम एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको देखते हैं कि एचआईवी का पूरा नाम क्या होता है। इसका पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, इसका पूरा नाम है। ठीक है, एचआईवी के लक्षणों की अगर बात किया जाए तो जो टीबी के लक्षण है पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया हुआ है। जैसे इसमें क्या होता है, मेनली जो लक्षण अगर बात करें मतलब लक्षण भी आ जाते हैं। ठीक है, तो लक्षण की अगर बात करें तो मेनली 2-3 कॉमन लक्षण आते हैं। जैसे लगातार 1 महीने तक बुखार, लगातार 1 महीने तक बुखार और दस्त, दोनों में से दोनों भी हो सकता है, दोनों में से एक भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा 1 महीने में वजन का 1/10% कम होना। वजन में 1 महीने के अंदर 1/10% की गिरावट आती है इस वाली बीमारी में, और ट्यूबरकुलोसिस में भी ऐसा देखा गया है, कैंसर में भी ऐसा होता है। ठीक है, तीसरा अगर बात करें एचआईवी के जो लक्षण आते हैं तो सबसे मेन लक्षण ये है कि प्रतिरोधक क्षमता में कमी। पूरी तरह से इसका विनाश नहीं होता, प्रतिरोधक क्षमता पूरी तरह से नष्ट नहीं होती है, इसमें कमी आती है। जब एड्स होता है तब जाकर के प्रतिरोधक क्षमता पूरी तरह से समाप्त हो जाती है, और एड्स के लिए एचआईवी ही जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो ये 3 मेनली लक्षण है। अगर कोई बीमारी होती है तो बीमारी चौथे लक्षण में हम कह सकते हैं कि किसी भी बीमारी के ठीक होने में समय लगना, किसी भी बीमारी के ठीक होने में समय लगना, जल्दी ठीक नहीं होता, ये एचआईवी के लक्षण है। और एचआईवी की जांच कैसे करी जाती है ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। एचआईवी की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? जांच की अगर बात करें तो जांच के लिए इलीजा टेस्ट होता है, ये इलीजा टेस्ट होता है। और अगर बात करें कि एचआईवी के लिए एचआईवी का जो वायरस है किस श्रेणी का है, वायरस की अगर श्रेणी की बात करें तो ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से आईएमपी है, रेट्रो वायरस होता है। और यही एचआईवी क्या करता है, इसी एचआईवी से क्या होता है, वायरस एड्स के लिए जिम्मेदार है। यानी अगर क्वेश्चन करे कि भैया एड्स के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है, तो एचआईवी वायरस जिम्मेदार है। और एड्स का पूरा नाम हमको यहाँ पे याद करके रखना है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम।
ये इसके वायरस का नाम है। और एड्स में क्या लक्षण आता है? एड्स में प्रतिरोधक क्षमता पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। इसका मेन लक्षण क्या होता है? प्रतिरोधक क्षमता का पूरी तरह से समाप्त हो जाना, क्षमता का समाप्त हो जाना। HIV में कम होता है और इसमें पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। शरीर व्यक्ति का जगह जगह से फूल जाता है, जगह जगह से फूल जाता है, और अंत में व्यक्ति की क्या होती है? मृत्यु हो जाती है, क्योंकि प्रतिरोधक क्षमता पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। इसलिए कोई दवा उस पर काम नहीं करती है, हमारे एंटीबॉडीज कुछ नहीं बनते हैं और काम नहीं कर पाते हैं। तो HIV और एड्स से ये सारी चीजें हमको ध्यान में रखनी है। बाकी यहाँ से भी क्वेश्चन किया जाता है कि HIV मतलब कहाँ से फैला? तो हमारा ऑप्शन जाएगा दक्षिण अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका, क्योंकि यहाँ के रीसस प्रजाति के जो बंदर हैं उसी से मनुष्यों में आया, रीसस बंदरों से ये मनुष्यों में आया और दक्षिण अफ्रीका से पूरे विश्व में फैल गया। और इस वायरस की अगर खोज की बात किया जाए तो एक वैज्ञानिक का नाम आएगा रॉबर्ट गाले। रॉबर्ट गाले 1980 के दौरान इन्होंने इसकी खोज करी थी HIV वायरस की। ठीक है, तो HIV वायरस से इतनी सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। फैलता कैसे सबको पता है, सारी चीजें असुरक्षित यौन संबंध, मतलब सुई, अगर किसी को HIV हुआ है उसके इंजेक्शन को दूसरे को लगा दिया जाए तब फैल जाता है, ये सारी चीजें होती हैं। तो ये सारी चीजें सबको पता है, इसलिए इस वीडियो में कोई चर्चा नहीं करी जाएगी। तो फिलहाल वायरस से होने वाली सारी बीमारियां क्लियर हो गई हैं। मैं एक दो बीमारी को एक दो लाइन में पढ़ाऊंगा क्योंकि ये नई बीमारियां हैं, बस इतना पता होना चाहिए कि ये वायरस है। जैसे कि समाचार पत्रों में कई बार इन बीमारियों का जिक्र हुआ था। एक था हमारा इबोला, ठीक है, ये क्या था? वायरस था। और एक बीमारी अभी हाल ही में चर्चा रही थी, निपाह, ये भी क्या था? वायरस था। एक केरल में, किस राज्य में इसने तबाही मचाई थी? राज्य की बात करें तो केरल में। तो वायरस से संबंधित ये सारे चैप्टर, मतलब ये वाला चैप्टर पूरी तरह से क्लियर हो गया है। तो 2 वीडियो में मैंने वायरस प्लस फफूंद यानी कवक और प्लस प्रोटोजोआ नहीं सॉरी बैक्टीरियल, सारे इन्फेक्शन को मैंने पढ़ा दिया है, कैसे होता है, क्यों होता है, इसके नाम क्या है, वगैरह वगैरह सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई हैं। तो फिलहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।